के इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 जो कि है क्या हम लोग का इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। क्या चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहले बेसिकली हम लोग को चैप्टर में बताया गया न्याय युद्ध नाम का एक पार्टी था हरियाणा में। तो जब 1982 का इलेक्शन होता है तो उस समय कांग्रेस सरकार बनाती है हरियाणा में। उस समय एक बहुत ही फेमस लीडर थे हरियाणा के, जिनका नाम था देवीलाल। तो वो देवीलाल जी क्या करते, वो अपना एक पार्टी बनाते हैं जिसका नाम था न्याय युद्ध, और बहुत ज़्यादा प्रॉमिस करते हैं कि कंडीशन सुधारेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, 1987 का जब इलेक्शन होता है तो उसमें न्याय युद्ध जीत जाता है, और कुछ जो वादा किए थे वो भी निभाते हैं देवीलाल जी, लेकिन उतना इफेक्टिवली गवर्न नहीं कर पाएगी न्याय युद्ध पार्टी। इसीलिए अगला इलेक्शन जो हुआ उसमें फिर से कांग्रेस आ गई। ठीक है, ये था हम लोगों का पहला एग्जाम्पल। तो इससे हम लोग को सीखने के लिए मिलता है कि इलेक्शन होना जरूरी है। इलेक्शन में अगर गलत लीडर हम लोग इलेक्ट कर देते हैं तो उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग को बताया गया कि व्हाई डू वी नीड इलेक्शन। तो हम लोग क्या होता है, अभी हाल ही में हुआ था बिहार में इलेक्शन, फिर पिछले साल हुआ था लोकसभा इलेक्शन। तो इलेक्शन होता क्या, पहला कारण है कि हम लोग उन लोगों को चूज कर सकते हैं जो कि हम लोग के लिए लॉ है। दूसरा, हम लोग उन लोगों को चूज कर सकते हैं जो कि गवर्नमेंट फॉर्म करेगा और मेजर पॉलिसी डिसीजन लेगा। तीसरा, कि हम लोग वो गवर्नमेंट को चूज कर सकते हैं जिसका पॉलिसी कंट्री को गवर्न करना। ठीक है, अब ये हो गया। तो इलेक्शन तो बस करवा के ऐसे तो नहीं है, जैसे कि हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े थे कि चाइना में इलेक्शन होता था और पार्टी कौन जीतता था हमेशा, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। वैसे ही मेक्सिको में भी होता था कि पीआरआई जीतता था। तो बस इलेक्शन करवा देने से नहीं होती, इलेक्शन डेमोक्रेटिक भी होना चाहिए। तो डेमोक्रेटिक कैसे होगा, पहले यूनिवर्सल एंड फ्रेंचाइज की सबको चूज करने का अधिकार होना चाहिए। इस सिटीजन के पास एक वोट और हर एक वोट का एक वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज या फिर जो लीडर होते हैं उन लोगों को फ्रीली इलेक्शन में पार्ट लेना चाहिए, जिससे कि हम लोग जो कि वोटर हैं उनको ऑप्शन मिले कि हम लोग अपने पसंद का लीडर चूज कर सकते। ठीक है, तीसरा ये इलेक्शन जो नामक जो प्रोसेस है ये रेगुलरली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी करवाएं फिर उसके बाद 50 साल के बाद करवाएं, तो ऐसे नहीं, रेगुलर इंटरवल में होना चाहिए। चौथा, कि जो लोग इलेक्ट कर रहे हैं लीडर को, वो जो लोग प्रेफर कर रहे हैं लीडर को वो इलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और पांचवा कि फ्री एंड फेयर मैनर में होना चाहिए कि जो रूलिंग पार्टी है वो भी हार सके, और जो क्या बोलते हैं जो पार्टी अभी अपोजिशन पार्टी है वो भी जीत सके। ठीक है, एकदम फ्री एंड फेयर मैनर में होना चाहिए। तो इसके बाद हम लोग जैसे कि चैप्टर 1 में पढ़े थे कि डेमोक्रेसी का मेरिट डिमेरिट्स, वैसे इलेक्शन का भी कुछ होता होगा मेरिट और डिमेरिट। तो इसका डिमेरिट क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा पार्टी पॉलिटिक्स में क्या होता है, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाया जाता है, फिर बहुत ज़्यादा वो क्या होता है फैक्शनलिज्म होता है, मतलब बंटवारे जाते हैं कि इधर वो है उधर उसका है, ये सब हो जाता है। ठीक है, फिर जो लोग इलेक्शन में अच्छे लोग आना चाहते हैं वो लोग नहीं आ पाते, क्योंकि बहुत हम लोग के देश में क्या रहते हैं, इलेक्शन को बहुत गंदा माना जाता है कि चीज़ें बहुत गंदा रहता है, इसमें फंस जाएंगे, फिर जल्दी जेल वगैरह भी होता है, बहुत चीज़ होता है। तो इसलिए ये सब इसका डिमेरिट है, इसलिए जनरली को इसमें जाना नहीं चाहते हैं। फिर इसमें कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो नहीं पाता। हम लोग पहले पढ़े थे चैप्टर 1 में कि रूलर चेंज होते रहता है। ठीक है, फिर इसका कुछ मेरिट भी है कि
इलेक्शन प्रेशराइज करता है गवर्नमेंट को या लीडर को कि वो पब्लिक के हित में, पब्लिक के बेनिफिट में काम करे। कैसे कि अगर कोई पॉलिटिकल लीडर पावर में रहना चाहेगा तो उसको लोगों का बात मानना पड़ेगा, लोगों को उसको अपने साइड करना पड़ेगा। इस कारण से अगर वो नहीं भी चाहते, इसीलिए उसको लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा है कि लोगों, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो लोगों की सेवा करेंगे, उनके लिए रिवॉर्ड मिलेगा कि दोबारा फिर से इलेक्ट होंगे। नहीं करेंगे, नहीं रिवॉर्ड मिलेगा, हट जाएंगे अगले इलेक्शन में। फिर इससे क्या होता है, इस कारण से जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं उनको फोर्स किया जाता है कि वो पब्लिक के वेलफेयर में काम करें। ठीक है, ये तो हो गया बाई इलेक्शन। अब अगला टॉपिक है हम लोग यहाँ का इलेक्शन का सिस्टम। तो सबसे पहले बताएंगे इलेक्शन दो तरह का होता है। इलेक्शन दो तरह का होता है, एक हो गया जनरल इलेक्शन, एक हो गया बाई इलेक्शन। जनरल में क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी या एक एरिया में इलेक्शन क्या होता है, सेम एक स्टेट या पूरे कंट्री में क्या होता है, एक टाइम पे होता है इलेक्शन या फिर कुछ फिक्स इंटरवल के अंदर कितना टाइम पीरियड में हो जाना चाहिए। पर ये हो गया हम लोग जनरल इलेक्शन। लेकिन जब कोई क्या होता है, कोई लीडर मर जाता है या रिजाइन कर देता है तो उस समय ऐसे तो नहीं कि खाली छोड़ दीजिएगा कि चलो उसका सपोर्ट में बैठते हैं। तब तो कोई लीडर चाहिए ना कि जो कंट्री को गवर्न करे, स्टेट को गवर्न करे। तो उस टाइम पे बाई इलेक्शन होता है, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में होता है जिससे उसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का लीडर इलेक्ट किया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बताएंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में कि एक की कंट्री या कोई भी स्टेट होता है उसको डिफरेंट रीजन में बांटा जाता है पॉपुलेशन के बेसिस पे, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन। ठीक है। लोकसभा में इंडिया का 543 सीट और राज्यसभा में कितना 233 सीट और फिर 12 सीट क्या होता है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। ठीक है। जो हम लोग इसको हम लोग 245 भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग लोकसभा का ये राज्यसभा का। ठीक है। ऐसे स्टेट में भी बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया जाता है। जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का लीडर होता है कंट्री लेवल पे उसका एमपी बोलते हैं, और जो स्टेट लेवल पे होता है उसका एमएलए बोलते हैं। ठीक है। ऐसे ही लोकल बॉडीज में भी होता है, ये सब वार्ड्स में डिवाइड किए जाते हैं। अक्सर हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी को सीट के नाम से जानते हैं। फिर अगला है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो रिजर्वेशन के बारे में आप लोग कभी ना कभी सुनेंगे। तो हम लोग के देश में लोकसभा में एसपी के लिए 84 सीट, एसटी के लिए 47 सीट, लोकसभा में 1/3 सीट्स वुमेन के लिए है। तो ऐसे रिजर्वेशन किया हुआ है ताकि जो वीकर सेक्शन है वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करे पॉलिटिक्स में। ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग को बताया जाएगा वोटर लिस्ट या इलेक्टोरल रोल। तो क्या होता है वोटर लिस्ट? तो जो लोग एलिजिबल होते हैं वोट करने के लिए उनका एक लिस्ट बनाया जाता है इलेक्शन से बहुत दिन पहले, जिसको हम लोग वोटर्स लिस्ट करते हैं। इसको हम लोग इलेक्टोरल रोल भी करते हैं। और इसमें इंडिया के हर एक सिटीजन जो कि 18 साल से ऊपर है, चाहे वो किसी भी जाति का, कितना कमाता हो, किसी भी धर्म का, सब का नाम उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर्स लिस्ट में होगा। ठीक है। तो फिर ऐसा तो नहीं है कि लोग पैदा नहीं होते हैं, मरते नहीं हैं। तो जो लोग मर जाते हैं फिर वो दूसरे जगह में चले जाते हैं, उन लोग का नाम हटा दिया जाता है वोटर लिस्ट से। उसका पीरियोडिक रिवीजन होता है हर 5 साल पे। फिर जो नए लोग आते हैं उनका नाम डाला जाता है। ठीक है। अभी हम लोग की सरकार ने डाली है EPIC,
इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जो कि कहा गया कि इसको लेके जाए जब भी हम लोग वोट देने जाए, पर ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। हम लोग अदर आइडेंटिटी प्रूफ जैसे कि राशन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड हो गया, इन सब का भी यूज़ करके वोट कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला हम लोग का टॉपिक है नॉमिनेशन। ठीक है, नॉमिनेशन। नॉमिनेशन में क्या होता है कि जो भी कैंडिडेट हो या जो पॉलिटिकल पार्टी के या जो इंडिपेंडेंट क्या होते हैं कंटेस्टेंट होते हैं इलेक्शन के, लोग अपना नाम नॉमिनेट करवाते हैं, फॉर्म फिल करना होता है और सबमिट करना होता है। तो अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर निकाला है कि 3 चीज़ का नॉमिनेशन के टाइम पे आपको डिटेल देना है। पहला कि कोई भी सीरियस क्रिमिनल केस जो कि उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के खिलाफ चल रहा हो, पेंडिंग हो। ठीक है, दूसरा कि उसके पास क्या लायबिलिटी है, क्या एसेट है, उसकी फैमिली के पास क्या लायबिलिटी, क्या एसेट है। तीसरा वो जो कैंडिडेट है कितना पढ़ा लिखा है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। ये 3 चीज़ के बारे में बताना पड़ता है, क्योंकि पब्लिक में मतलब पब्लिक कर दिया जाता है इंफॉर्मेशन को, ताकि लोगों को पता चल सके और वो अच्छे से अपना लीडर को इलेक्ट कर सकें। फिर हम लोग का अगला टॉपिक है इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन में क्या होता है कि लीडर्स क्या कहते हैं, लोगों से कम्युनिकेट करके उनकी प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करते हैं, जो कि 2 वीक का पीरियड होता है। फिर 2 वीक मिलता है इलेक्शन का जब अनाउंसमेंट हो रहा है और इलेक्शन से पोलिंग के बीच में जितना भी समय, उसमें से 2 वीक आप निकाल सकते हैं इलेक्शन कैंपेन के लिए। ठीक है, तो इसमें आपको बताया गया है कि इंदिरा गांधी का वो रिमूव पॉवर्टी, जनता दल का सेव डेमोक्रेसी, लेफ्ट फ्रंट का वो टाइगर और एंटी रामाराव का तेलुगु देशम पार्टी का क्या होता है, प्रोटेक्ट दी सेल्फ ऑफ तेलुगु। ये कुछ इलेक्शन कैंपेन फेमस थे जिनका नाम बताया गया। तो इलेक्शन कैंपेन में आपको कुछ चीज़ अलाउड नहीं रहती, इसमें 4 चीज़ें। पहला, आप किसी भी वोटर को ब्राइब नहीं कर सकते हो, धमका नहीं सकते हो, घूस नहीं दे सकते हो। दूसरा, जाति धर्म के नाम पे अपील नहीं कर सकते हो। तीसरा, गवर्नमेंट रिसोर्स का यूज़ नहीं कर सकते हो। और चौथा, अगर लोकसभा इलेक्शन है तो आप 25 लाख से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हो, और विधानसभा इलेक्शन मतलब कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन है आप 10 लाख से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर इन चारों में से किसी को भी वायलेट किया जाता है तो आप भले इलेक्टेड हो पर आपका इलेक्शन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कोड ऑफ कंडक्ट निकाली, इसके अंदर बताया गया है कि कोई भी कैंडिडेट गवर्नमेंट ऑफिसर को यूज नहीं कर सकता है, गवर्नमेंट व्हीकल को यूज नहीं कर सकते, एयरक्राफ्ट को यूज नहीं कर सकते इलेक्शन कैंपेन के लिए। जब इलेक्शन अनाउंस किया जाए तब कोई भी मिनिस्टर किसी भी मेजर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते, ना ही कोई फाउंडेशन स्टोन किसी मेजर प्रोजेक्ट का ये कर सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका कोड ऑफ कंडक्ट। अब आगे आपका लास्ट है पोलिंग, क्योंकि फाइनल प्रोसेस होता है। तो पोलिंग में क्या होता है, आप लोग क्या करते हैं, हम लोग की जाते हैं पोलिंग जो कि जनरली कुछ गवर्नमेंट स्कूल वगैरह ही होते हैं, उसमें जाएंगे, हम लोग के सामने रहेंगे गवर्नमेंट ऑफिस से, लोग देखेंगे कि आप हमारा नाम वोटर लिस्ट में, फिर अलाउ करेंगे हमें वोट डालने के लिए। तो जहाँ पे पोलिंग बूथ के अंदर जो मशीन जहाँ पे वोट करने जाएंगे वहाँ पे एजेंट बैठा रहता है, जो कि देखता है कि फेयर वोटिंग हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके वोटिंग होता है, और जब इलेक्शन ऑफिसर आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ ये वोटर लिस्ट का नाम है, तो उंगली में निशान बनाता है। ऐसा निशान बनाएंगे, मैं वोट रेडी हूँ।
तो ये हो गया पोलिंग। पोलिंग दो तरीके से होता है। पहले होता है सब बैलेट पेपर में, जिसमें कैंडिडेट का पूरा नाम लिखा हुआ रहता था, जिसपे मैंने यहाँ पर टिक लगा दीजिए। पर अब हम लोग ईवीएम का यूज करते हैं। तो ईवीएम में क्या होता है कि जो भी कैंडिडेट होता है उसके पार्टी का सिंबल होता है, वो दिखा रहता है। इंडिपेंडेंट जो भी होता है कैंडिडेट, उसका भी सिंबल होता है। तो सिंबल पे क्लिक करके वोट जाएगा, और जब वोट कंप्लीट हो जाता है तो उसको ईवीएम को सील करके एक सेफ जगह पे रख दिया जाता है, सारा ईवीएम को सील करके। फिर कुछ दिन के बाद ईवीएम खोला जाता है, चेक किया जाता है कि किस पार्टी को ज़्यादा वोट मिला, किस कैंडिडेट को ज़्यादा वोट मिला, और वही पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करती है। तो ये था आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। और लास्ट टॉपिक है कि हमारा इलेक्शन का सिस्टम तो हम लोग पढ़े, पर हमारे इलेक्शन के सिस्टम को डेमोक्रेटिक कैसे या क्या बनाता है। आवर इलेक्शंस डेमोक्रेटिक, हाँ। तो पहला इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। कैसे इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन? तो हम लोग का जो इलेक्शन कमीशन है, जो कि इलेक्शन ऑर्गेनाइज करवाता है, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, एक जुडिशियरी की तरह। तो इलेक्शन कमीशन क्या करता है? उसका जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहता है, जो कि हेड ऑफ इलेक्शन कमीशन रहता है, वो प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। उसके पास पावर होता है इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी चीज में कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन का कुछ पावर होता है। पहला कि ये कंट्रोल करता है सारी चीज़ों को। जब इलेक्शन का अनाउंसमेंट होता है और जब पोलिंग ओके, वो क्या होता है, कोई पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करती है, उसके बीच में जो भी एस्पेक्ट होगा इलेक्शन का, उस सब में कंट्रोल किसका होता है? इलेक्शन कमीशन। फिर क्या करते हैं? कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट करता है, और जो भी पार्टी इसको वायलेट करती है उसको पनिश करता है। फिर तीसरा है कि वो कुछ गाइडलाइन दे सकता है गवर्नमेंट को, रूलिंग पार्टी को, ताकि वो अपना गवर्नमेंटल पावर को मिसयूज करके अपने आप के लिए वोट नहीं इकट्ठा कर पाए, ठीक है। इक्वालिटी मेंटेन हो, ताकि सबके जीतने के चांसेस बराबर हो। और चौथा है कि जब इलेक्शन ड्यूटी पे होते हैं, तब जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, जो सिविल सर्वेंट होते हैं, वो इसी के अंदर काम, मतलब कि इलेक्शन कमीशन के अंदर काम करते हैं। और अगर इलेक्शन ऑफिसर को लगता है कि कहीं जगह पे, किसी जगह पे इलेक्शन प्रॉपर नहीं हुआ है, तो वो रीपोल करवा सकते हैं, मतलब फिर से वोटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये थे क्या होता है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। अब दूसरा है पॉपुलर पार्टिसिपेशन, मतलब कि लोगों का पार्टिसिपेशन। तो इंडिया में जो टर्न आउट होता है, मतलब टर्न आउट मतलब होते ऐसे पर्सन जो कि वोटिंग के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो टर्न आउट इंडिया में 3% या उससे ज़्यादा ही जा रहा है, ठीक है। जहाँ पे बाकी जगह पे क्या हो रहा है, यूएसए वगैरह में ये नीचे जा रहा है। दूसरा जगह में इंडिया में क्या होता है कि जो गरीब लोग होते हैं, अनएजुकेटेड होते हैं, अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं, वो ज़्यादा वोट करते हैं विथ रिस्पेक्ट इन कंपेरिजन विथ जो रिच प्रिविलेज और एजुकेटेड लोग होते हैं, ठीक है। जबकि यूएसए वगैरह में उल्टा होता है, ठीक है। तीसरा कि कॉमन पीपल बहुत ज़्यादा इलेक्शन को इम्पोर्टेंस देते हैं, उनको लगता है कि उनका वोट मैटर करता है कि गवर्नमेंट कैसे काम करेगा। और चौथा कि हम लोग खुद जो वोटर है, वो लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में। लगभग 2004 में 1/3 जो वोटर थे, वो लोग क्या करते किसी कैंपेन रिलेटेड एक्टिविटीज में थे, ठीक है। अभी का डेटा बताते हैं कि लगभग हर 7 में से एक इंसान किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है। ये हो गया हम लोग का पॉपुलर पार्टिसिपेशन। अगला हमारा
एक्सेप्टेंस ऑफ आउटकम। तो इलेक्शन कब होगा? जब हम लोग उसको, इलेक्शन कब फ्री होगा? जब हम लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये बताया गया कि हमारे इंडिया में हर 3 में से 2 रूलिंग पार्टी इलेक्शन हारते हैं, ठीक है, रेगुलरली हारते हैं, रेगुलर बेसिस पे। फिर दूसरा बताया गया है कि जहाँ पे यूएस वगैरह में जो सिटिंग रिप्रेजेंटेटिव या फिर जो लेजिस्लेचर के जो मेंबर होते हैं, जो इनकम्बेंट होते हैं, वो लोग शायद ही कभी इलेक्शन आते हैं, पर इंडिया में आधा से ज़्यादा एमएलए हर इलेक्शन में बदलते हैं, एमएलए या एमपी जो भी है। तीसरा कि जो लोग पैसा खर्च करते हैं या फिर क्रेडिट यूज करके वोट पाते हैं, वो लोग इलेक्शन अक्सर हारा करते हैं, ठीक है। तो चौथा लास्ट कि कुछ एक्सेप्शनल केस को छोड़ के जो भी पीपल चूज करते हैं रिप्रेजेंटेटिव, उसको रूल ऑपोजिशन पार्टी या जो भी हारी हुई पार्टी है वो लोगों का वर्डिक्ट मान के एक्सेप्ट कर देती है। ये था हम लोग का कुछ फैक्टर जो कि बताते हैं कि हमारा इलेक्शन डेमोक्रेटिक है, पर इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस ऐसे है कि जो कैंडिडेट होते हैं बड़े पार्टी का, उनको एडवांटेज मिलता है, रिगार्डलेस कि वो जीते या नहीं जीते, फिर भी उन लोगों को बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। और जो छोटी पार्टी और इंडिपेंडेंट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा लॉस सफ़र करना पड़ता है, डिसएडवांटेज से सफ़र करना पड़ता है एज कंपेयर टू कैंडिडेट्स ऑफ बिगर पार्टीज, ठीक है। फिर बताया गया कि वो क्या होता है, सीट पाने के लिए, नॉमिनेशन के लिए क्या करते हैं लोग, जो भी क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं, क्रिमिनल कनेक्शन से, वो दूसरे कैंडिडेट को रास्ता से हटा देते हैं, वो ही चलवा देते हैं। बिहार वगैरह में ज़्यादा ही होता है, तो ताकि क्या हो, कॉम्पिटिशन कम हो और वो इलेक्ट हो जाए। फिर तीसरा क्या है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो अपने रिलेटिव में ही सारा सीट डिवाइड कर देती है कि मेरा मौसा का बेटा, मामा का बेटा, बुआ का बेटा, चलो तुम लोग मेरे साथ इलेक्शन लड़ो, तुम लोग को सीट मिलेगी। ऐसे होता है, रिलेटिव में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फिर जब पांचवा और लास्ट है कि जो भी मतलब कि पार्टी है, चाहे कुछ भी नाम हो या कितना ज़्यादा भी कैंपेन करे, सारी पार्टी अपने प्रैक्टिस में हरकत सबका में सब एक घाट का पानी पीते हैं। सो दैट्स वाज इट फॉर द चैप्टर। आई होप आपको पसंद आएगा तो पढ़ लेना एनसीईआरटी, वरना मार मार के चमगादड़ बना दूंगा। सो स्टे स्माइलिंग एंड हैप्पी, साइनिंग ऑफ योर टीचर। ट्रिप में गाइस टेक केयर,